बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। हर दफ़े की तरह मुझे ये मौका मिल जाता है इस्लामाबाद में मीडिया से बात करने का। आज फिर नूरियाबाद वाला जो रेफरेंस एक फ़ाइल किया हुआ है उसमें हाज़िर हुए थे जज साहब के सामने, और हस्ब मामूल एक और तारीख लेके अब 7 जुलाई की तारीख मिली है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, आज 22वीं हाज़िरी थी जो हम आए हैं इधर, और मैंने हर हाज़िरी पे कोर्ट के सामने पेश हुआ हूँ। एक बार सिर्फ मैंने छुट्टी ली थी एक हाज़िरी पे। 22 हाज़िरी और 17 अक्यूज़ हैं इस केस में। वकला उसके अलावा कुछ अपने लोग साथ भी आते हैं। चले आप वकला को हटा दें, और सब कराची से आते हैं। कराची से इस्लामाबाद आना, एक रात रहना भी पड़ता है। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो तो लाख रुपए एक बंदे का खर्चा हो जाता है हर दफ़े। तो एक हाज़िरी पे सिर्फ जो अक्यूज़ड हैं उनके 17 लाख रुपए खर्च होते हैं, और अगर उनको आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 3 करोड़ 70-80 लाख तक 4 करोड़ के करीब हो जाएंगे। ये तो सिर्फ हो गई जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो ये मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ। उसके बाद उनके वकला हैं, वो भी आते हैं। कोई लाहौर से आता है, कोई इस्लामाबाद के हैं, कुछ कराची के हैं। वकला की फ़ीस ये सब आप मिला दें तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ख़र्चा हो रहा है इसके, कि ये बिल्कुल एक वेस्ट जा रहा है। एक केस जिसका ना सर है ना पैर है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए की वजह से उन्होंने रजिस्टर किया था, रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं निकलना है। इसका हिसाब कौन देगा, ये हम ज़रूर अब सवाल करेंगे। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कई बार, लेकिन ये जितना पैसा बढ़ रहा है ना, ये नोट किया जा रहा है, और ये जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसका हिसाब किताब ज़रूर लिया जाएगा। तो दोबारा 7 जुलाई की डेट लगी है। इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ भी नहीं है। किसी के ऊपर, किसी सरकारी अफसर के ऊपर एक आने की करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं, कहते ही नहीं है वो। और जो प्लांट जिसके ऊपर केस है वो आज भी चल रहा है। आज भी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के इलेक्ट्रिक जो है उसकी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है कि जिसमें जो सस्ते प्लांट से पहले बिजली लेते हैं, महंगों से बाद में लेते हैं, उसमें पहले नंबर पे है। तो मुझे पता नहीं करप्शन किसके जहन में आई। ये करप्शन नहीं, ये इनकी जहन का फितना था, जिसकी वजह से इन्होंने पिछले 2 साल से, बल्कि 2 साल कहाँ हुए, 2018 से ये चल रहा है मामला। तो 4 साल से इन्होंने ये एक फिक्टिशियस और एक झूठा केस बनाया हुआ है। कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वकला का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को तो मौका मिल जाता है बात करने का। मैं कह रहा हूँ आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप सिर्फ हिसाब लगाएं कि यही पैसे कहीं और जगह खर्च होते तो क्या नहीं हो सकता था। और ये तो सिर्फ मैं एक केस की बात बता रहा हूँ, पता नहीं ऐसे हज़ारों केस उन्होंने नायब में किए हुए हैं। और यही वजह है कि अभी पार्लियामेंट ने मैंने पिछले जब बार में आया था तो मैंने सदर साहब से एक दरख्वास्त की थी कि ऑर्डिनेंस में तो आप रात को 12 बजे भी नींद से उठा के कलम आपके हाथ में दे के साइन करा दिया जाता है। आप असेंबलीज़ का कोई रखें पास, उनकी आप असेंबलियों से इलेक्ट होते हैं। पहली बार आपने 10 दिन पूरे लिए, 10वें दिन वो कानून वापस किया। अभी दोबारा जहाँ तक मुझे पता है 9 या 10 तारीख को ये जॉइंट सिटिंग में दोबारा पास हुआ, सदर साहब के पास गया। अब वो सोते रहेंगे, 10वें दिन खुद ही ये लॉ बन जाएगा। मैं उनको फिर दरख्वास्त देता हूँ, बहुत ही मोतबाना अर्ज़ करता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएँ। किसी एक शख्स का, मैं कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि गलत हो, किसी एक शख्स की मर्ज़ी पे ना चलें,
उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट की मर्जी पे चलें। और बेहतर तो यही होता कि 10 या 11 तारीख जब भी उनको मिला है, मुझे नहीं पता है, उसी दिन साइन करके वापस कर देते। जैसे रात को 12 बजे उनके हाथ में कलम कोई पकड़ा देता था, पकड़ता भी कोई और था, कहता करो साइन, और वो कर दिया करते थे। ये तो पार्लियामेंट की कुछ लिहाज रखें, अगर नहीं करेंगे तो आइन में मौजूद है 10वें दिन ये कानून बन जाएगा। और जो मनमानी है, जो कि फॉल्स नहीं, और ये सारी, मैं आपको एक बात बता दूं, नैब के कानून में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मैंने बड़े गौर से देखी हैं, ये सारी वो अमेंडमेंट्स हैं जो कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस कर चुके हैं। जी हम क्या करें, आपका कानून इतना ख़राब है, ये सब कहते हैं। और कई बार सीनियर जजेस ने फैसले दिए हैं कि ये हमारा कानून नहीं, हमारा काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने को काम कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो जो प्रोसिक्यूशन है, ये तो बड़ा आसान था। अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, यही कानून रखते हैं, सबको 90 दिन के लिए अंदर करते। मैं देखता इनमें से कितने 90 दिन तक रह सकते थे अंदर। अभी वो कानून चेंज किया है, जो 14 दिन का रिमांड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसमें ये चेंज किए। नहीं तो ये तो अगर हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती तो ये जारी रखते चीज़। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा अगर कोई आपके सवाल आते तो मैं हाजिर हूँ। साहब ये बताएं, DGICPR की जानिब से भी अमेरिकी मुदाखलत की वजह से वाज़ेह तौर की थी, और उसमें वाज़ेह कर दिया कोई अमेरिकी मुदाखलत थी, लेकिन इमरान खान जो है एक जिद्दी बच्चे की तरह मैं ना मानूँ पे अटके हुए हैं। एक पाक फौज का इतना बड़ा दायरा, उसका तर्जुमान भी वाज़ेह कर चुका है, तो क्या मशवरा देंगे इमरान खान को, क्या करें? मेरे समझाने से वो दूर है। मैं तो 3.5 साल एज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। जो कुछ मेरे जहन में था मैं बोलता रहा, उनको बताता रहा, आइन के बारे में बताता रहा। मैं आपको अभी मैंने कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ही बताया था। मैं ज़रा सा डाइग्रेस कर जाता हूँ इस चीज़ से। ये तो मैंने कहा वो उनको खुद पता नहीं, उनको मतलब उनको अपनी नाअहली, अपनी जो ना तजुर्बेकारी और अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी इनकॉम्पिटेंस नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो चले गए। 3.5 साल उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो चले गए। और मैं वही बता रहा हूँ, आइन का तो उनको इतना पता है कि जब मैं मीटिंग में, पिछले साल की मीटिंग में बताता हूँ, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग, उससे पहले भी मैं उनसे कहता था कि सिंध के साथ आप बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और आर्टिकल 156 है, कौन सी 156 है कि NEC का काम, ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, मैं एज चीफ मिनिस्टर उसका मेंबर हूँ, और कुछ वफाकी वज़रा होते हैं और सूबे से और लोग होते हैं। उस के कानून में, आइन में लिखा गया है कि आपने इंश्योर करनी है बैलेंस्ड डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी। और मैं कहता हूँ सिंध भी इस ज़िम्रे में आता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के। और रिजल्ट मैंने अभी बताया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो उनको समझ नहीं आती थी, वो ये उनके समझ से बाहर है, उनके ऊपर से निकल जाती है ये चीज़ें, आइन कानून। उनको तो जो दिल में आता है, जो वो सीखते रहे अपनी सारी उम्र, वही उनको याद रहता है। और मैं वो नाइंसाफ़ी की आपको मिसाल देता हूँ। अभी मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बताई थी पोस्ट बजट में कि पिछले 3 बजट्स, ये वाला बजट नहीं जो 22-23 का आ रहा है अभी, 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल के बजट्स में रोड सेक्टर में 13,000 अरब रुपए की नई स्कीमें डाली गई थी। 13,000 अरब, मुझे स्कीमों का नंबर याद नहीं टोटल कितनी थी। उसमें सिंध की एक स्कीम थी 13,000 अरब में, और उसकी कीमत थी 1.5 अरब रुपया। 13,000 अरब में से 1.5 अरब रुपए की रोड की स्कीमें सिंध के लिए डाली गई थी, नहीं। और वो स्कीम माशाल्लाह 2018-19 में डाली गई थी, और इस बजट में भी वैसे ही मौजूद है, उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। ये होती है नाइंसाफ़ी, ये होती है आइन से इनहराफी। इसी तरीके से वाटर सेक्टर में 152 अरब रुपए, 158 अरब रुपए की नई स्कीमें डाली गई थी, ये भी मैंने अपनी कल बताया। और उसमें 1.2 बिलियन वाटर सेक्टर में, हमारा पानी की आपको पता है शदीद किल्लत है, सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त।
तो ये हालत थी उनकी आइन की समझ, और बड़े नाराज़ होते थे अगर उनसे आइन की बात करो। तो ये तो अंडरस्टूड है एक शख्स को जमहूरी तरीके से, और ये मैं मैच्योरिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करता हूँ, हमारे जमहूरी इदारों की बात करता हूँ कि आज तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया और क्या इल्ज़ाम था कि जी जब तक कोर्ट उठती नहीं और आपके सेंटेंस हो गया टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, 30 सेकंड का सेंटेंस, वज़ारत उज़्मा गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला गया कि जी आपने अकामा लिया था, उसमें आपने लिखा है आपको तनख्वाह मिलती है, आपने तनख्वाह नहीं ली, ले या ना ले आपने अपनी एसेट्स में शो करना था, रिसीवेबल्स से आप गए। इधर एक जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि आइन में मौजूद है निकाला, तो इनको ये समझ नहीं आ रही वो ठीक था इनके हिसाब से। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं कहूँगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स इस्तेमाल करके निकाला गया किसी और इदारे का सहारा लेके, और जो पार्लियामेंट करती है वो इनके लिए गलत है। ऑर्डिनेंस देते थे धड़ाधड़ रात के अंधेरे में, वो ठीक था। पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है वो गलत है। तो इनकी अक्ल इतनी है वो आइन कानून के बारे में कुछ नहीं जानते, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। और उनके जो हवारी हैं इस वक्त मुझे बड़ी हैरत होती है। मैंने कहा है कि एक शख्स की बेवकूफ़ियाँ, एक शख्स की नाअहली, एक शख्स की कम अक्ली, एक शख्स की इनकॉम्पिटेंस पे वो सारे पीछे ढोल बजाते हुए चल रहे हैं। पता नहीं कितने दिन इनके साथ चलते हैं, इसलिए कि ये भी तो इधर उधर से जमा किए हुए हैं। आप देख लें, कोई एक का नाम ले लें। एक शख्स है जो बड़े सीनियर, उनकी पार्टी में 4 पार्टियां बदल चुके हैं, ये 5वीं है। नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। पता नहीं कितने दिन इधर रहते हैं, जब उनको फिर कान से पकड़ के किसी और जगह डाल दिया जाएगा वो फिर चले जाएंगे। इससे कई हैं, कुछ तो ये फिर अपनी भी सफाई कर चुके, जो देखते हैं कि जी अब वो मेरी बेवकूफ़ियों पे कायल नहीं हो रहे, उनको साइडलाइन करते जा रहे हैं। ये ज़्यादा दिन इनका चलेगा नहीं ये तमाशा, ये तमाशा जल्दी बंद होगा। तो रिलीफ कब दे रहे हैं? जब से ये नई हुकूमत आई है आपकी, इसमें पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, दीगर अशिया फजलोज देख लें, बजट में अवाम को रिलीफ कब दे रहे हैं? अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही दी जा रही है, रिलीफ कब आएगा? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करता हूँ कि यस बड़ा मुश्किल टाइम है। अब मैं आप कहेंगे लेकिन ये वो तो पिछले 4 साल तक पिछली हुकूमतों में डालते रहे, हमें तो 2-2.5 महीने हुए हैं। लेकिन मैं विद फैक्ट्स आपको कुछ बताना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने आखिरी साल जो 2021-22 में अपना किया था। अगर आप 2021-22 का पिछले साल का बजट उठा के देख लें, और उसी वक्त लोगों ने बात की थी, ये तो इलेक्शन बजट लगता है। जिस तरीके से उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, डेवलपमेंट में बड़े पैसे रखे, हुआ कुछ भी नहीं, आप सबने देखा। पेट्रोल की प्राइसेस सप्रेस रखी, इंटरनेशनल प्राइसेस के बाद मतलब ये कि आपकी कमाई है 10 रुपये और आप खर्च कर रहे हैं 20 रुपये, कब तक सस्टेन करेंगे? कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा। वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इकोनॉमिक माइनफील्ड बिछा के चले गए मुल्क के लिए, सिर्फ अपना सोचा और मुल्क का नहीं सोचा, और वो खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा। बड़ी मुश्किल डिसीजंस हैं, आप समझ सकते हैं। आपने कल अगर देखा, जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब और पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे वो अनाउंस कर रहे थे, तो कोई खुशी से अनाउंस नहीं कर रहे थे। एक स्टार्क रियलिटी है जिसकी वजह से ये मुश्किल डिसीजंस मुल्क के इंटरेस्ट में लेने पड़ रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई जो है लोगों को इससे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी डिसीजंस लेनी होंगी। आप सीधे से बता रहा हूँ, आप अपने घर का खर्चा, अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये और आप हर महीने 80,000 रुपये कहीं किसी से बोरो किए, किसी से उधार मांगा कहीं से की, तो आप कैसे पूरा करेंगे? आपने कहीं आपने अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी और अपने खर्चे कम करने की कोशिश करनी पड़ेंगे। हम कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों पे काम करें। और एक चीज़ वो जो मैं बताऊँ ना, इन्होंने 21-22 को समझा था कि ये इलेक्शन ईयर है, बात भी करते थे, और अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि उस 21-22 में उनकी छुट्टी भी होगी। और अब इंशाल्लाह ताला हम कोalition में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनके साथ मिलके ये मुश्किल फैसले लेंगे ताकि इस मुल्क का फ्यूचर बेहतर हो सके।
वैसे ये बता दें इस मुल्क का हकीकी लीडर कौन है? क्या उनकी मर्जी के बगैर कोई इक़्तिदार में नहीं आ सकता? जिस तरह देखिए, क्या पैगाम देंगे हकीकी लीडरों को? इस मुल्क के हकीकी लीडर इस मुल्क का आइन पढ़ लें। आइन में लिखा है सॉवरेनिटी लाइज विद ऑलमाइटी अल्लाह। ये लफ्ज हो सकता है आगे पीछे थोड़े मेरे हो जाएं, तो आप आइन पे चला करें। बाकी तो वो जो डिस्टॉर्शंस हैं वो आती रहती हैं। आइन हमारा इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है। सॉवरेनिटी लाइज विद ऑलमाइटी अल्लाह एंड ऑलमाइटी अल्लाह थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव एम्पावर्ड द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के हैं। तो ये है, और जो नेशनल असेंबली छोड़ के भाग गए वो नहीं है। ताकत का सरचश्मा आवाम है यार।